स्टूडेंट्स, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, स्वर कितने माने गए हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के हम प्रकार पढ़ रहे थे। स्वरों को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया था, जैसे रचना के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, तालु के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और कौवे की स्थिति के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर तथा स्वर तंत्रिका के आधार पर। स्वर तंत्रिका के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया था, प्राणत्व के आधार पर तथा कंपन के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था अल्पप्राण और दूसरा था महाप्राण। तथा कंपन के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया था, सघोष तथा एघोष। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं तथा सभी के सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान की। भाई, स्वरों को कहाँ से बोला जाता है? उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वर का उच्चारण स्थान यानी मैंने आपको पिछली क्लास में एक डायग्राम बनाया और वो डायग्राम इस प्रकार से था। देखो, ये डायग्राम हमने बनाया था पिछली क्लास में। यहां लिखा था अग्र स्वर, ये मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। और यहां लिखा था मैंने ई और री। तो इस री को यहां हटा देंगे, री को लिख देंगे यहां पर ए आई, ए उ ओ औ और आ। इस आधार पर हमने डायग्राम बनाया। अब इसके उच्चारण स्थान के आधार पर मैं केवल आपको डायग्राम पर समझा रहा हूं कि देखो, पहला है हमारा ए और आ। ए और आ का उच्चारण स्थान है कंठे। कंठे कह लो, काकल्ले कह लो, अलीजिया कह लो। अभी मैं सबको लिख दूंगा कि ए और आ का उच्चारण स्थल है कंठे तथा ई और ई का उच्चारण स्थल है तालु या तालव्य। तालु या तालव्य। ए और आई इधर आ जाओ। उ और उ का उच्चारण स्थल है ओष्ठे। और ए और आई का उच्चारण स्थान है तालु कंठे। और री का उच्चारण स्थल है मूर्धन्य या मूर्धन्य। और इसका हम कह सकते हैं कंठे, काकल्य, अलीजिह्वा। ए और आ का। और जो ओ और औ का उच्चारण स्थान है, और औ हमारे बोले जाते हैं ओष्ठ और कंठे के। इसे कहते हैं ओष्ठ कंठे। इस प्रकार से हमारे स्वरों का उच्चारण स्तर भी हो जाए। देखो, मैं अलग से लिख देता हूं। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी ए और आ का उच्चारण स्थल है कंठे, या इसे काकल्य भी कह सकते हैं या अलीजिह्वा भी कहा जा सकता है। इधर ई और ई का उच्चारण स्थल है तालव्य या तालु। इधर उ और उ का उच्चारण स्थल है ओष्ठ। यानी इन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ सक्रिय होते हैं, तो ओष्ठे होते हैं। री का उच्चारण स्थल है मूर्धा, यानी मूर्धन्य से बोली जाती है री। और ए और आई का उच्चारण स्थल है तालु तथा कंठ, यानी इन स्वरों के उच्चारण में तालु तथा कंठ का प्रयोग किया जाता है। और
ओ और आउ के उच्चारण में औष्ठ और कंठी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मैं एक टेबल और बना देता हूं इधर से, चाहो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला होगा हमारा ए और आ, ए और आ। इसका उच्चारण स्थान है कंठे, कंठे या काकल्य या अलिजी, अलिजी। ई और ई का उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य। री का उच्चारण स्थान है हमारे मूर्धन्य या मूर्धा। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है औष्ठ्य या औष्ठ भी कह सकते हैं, औष्ठ्य या औष्ठ। ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान है औष्ठ कंठ, औष्ठ कंठ। तो इस प्रकार से हमारे ये स्वर के उच्चारण स्थान भी हो जाते हैं। देखो आजकल एक नए स्वर का प्रचलन हो रहा है। हमारे व्याकरणाचार्य हैं जो एक स्वर को और मानते हैं हमारे, वो है अंग्रेजी से आया हुआ या अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर, उसे के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो है ओ, अंग्रेजी भाषा का ओ। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है, अस्य स्वर है ये, इसका उच्चारण स्थान कंठे, कंठे है। दूसरे इसके बारे में पस्त स्वर है, पस्त स्वर है, ये आगत स्वर है, आगत स्वर है। यानी अन्य आगत स्वर उसे कहते हैं जो अन्य भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया हो, इस प्रकार से इसे आगत स्वर भी कहा जाता है। अब तुम्हारे मन में ये होगा कि सर आपने तो स्वर की संख्या 11 ही बताई थी, तो वास्तविक रूप में स्वर की संख्या अभी भी 11 ही है, 12 नहीं। लेकिन आजकल के जो नए व्याकरणाचार्य हैं हमारी री को स्वर नहीं मान रहे हैं। इसका मूल कारण है, री को स्वर नहीं मानने का मूल कारण यह है कि हम री का उच्चारण शुद्ध रूप से रे नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से री का उच्चारण रैखिक होने की वजह से उसे स्वर के रूप में खारिज कर दिया गया है, स्वर नहीं माना जा रहा है वर्तमान व्याकरणाचार्यों द्वारा, और एक नए स्वर को ग्रहण कर लिया गया है ओ को। लेकिन लेखन की दृष्टि से हम री को नकार नहीं सकते, इस वजह से हम री को ही स्वर मानेंगे। औ को केवल आगत स्वरों की श्रेणी में हम रख सकते हैं और स्वरों की संख्या हम 11 ही मानेंगे। इस प्रकार से हमारे स्वरों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और स्वर उनके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जैसे मैंने वर्ण बताए थे, वर्णों को 2 भागों में बांटा था, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हमारे वर्तमान में कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो हमारे वर्ण थी और वर्णों को 2 भागों में बांटा गया था। एक था स्वर और स्वरों की संख्या थी 11। दूसरा है व्यंजन यानी हमारे वर्ण थे, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था स्वर और पहला था स्वर और दूसरा था व्यंजन, दूसरा था व्यंजन। हमने स्वरों का अध्ययन कर लिया, स्वर 11 थे और ये हमारे वर्तमान में कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात हो रही है व्यंजन की। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं लिखकर आपको बताता हूं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन, व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 मानी गई। कौन कौन से हैं उसके आधार पर हम बात करते हैं। क,
कै। देखो लेखन की दृष्टि में हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि इनका व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बगैर नहीं हो पा रहा है। पहले चाहो तो इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि व्यंजन कहते किसे हैं। परिभाषा के बारे में बात करें, परिभाषा व्यंजन कहते किसे हैं। वे ध्वनियां, व्यंजन की परिभाषा बताएं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर ध्वनियों की सहायता से होता हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर ध्वनियों की सहायता से होता हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं कि वे ध्वनियां, लिख भी देता हूं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से या स्वर ध्वनियों की सहायता से, स्वर ध्वनियों की सहायता से होता हो, से होता है उन ध्वनियों को व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। उन ध्वनियों को व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर ध्वनियों की सहायता से होता हो, उन ध्वनियों को व्यंजन ध्वनि कहा जाता है या व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या के बारे में बात करें तो व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 होती है। व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 33 होती है। और इसके बारे में हम बात करें व्यंजनों की संख्या 33 कौन कौन सी है, क्योंकि लेखन की दृष्टि से मैं हलंत लगाकर लिखूंगा। अगर हलंत लगाकर लिखेंगे तो शुद्ध रूप में लेखन की दृष्टि से तो ये सही है, लेकिन जब मैं उच्चारण करते हुए लिख रहा हूं तो उस व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बगैर नहीं होता है। इस वजह से हिंदी ये कहती है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कै, तो कै बोल रहा हूं तो स्वर के साथ बोल रहा हूं। तो हम व्यंजन की बात कर रहे हैं कै, खे, गे, घे, ञ, चे, छे, जे, झे, ञ, टे, ठे, डे, 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 डे। एक और कर दे हम ड़े, डे, अड़े और अड़े। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ते, थे, दे, धे, न, पे, फे, बे, भे, म, ये, रे, ले, वे, से, है। और ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है हमारे क्ष, कै, गे और से। यानी क्ष बना है कै तथा से मिलकर। ध्यान रखना इसमें प्रथम जो वर्ण होगा, प्रथम व्यंजन होगा वो हलंत व्यंजन होगा, और जो दूसरे वाला व्यंजन होगा से होगा वो स्वर के साथ होगा। और इसमें है तै तथा रे मिलकर तै का निर्माण हुआ है। इसमें जय तथा ये मिलकर गे का निर्माण हुआ है। और श्रेणी हुआ है से तथा रे मिलकर श्रेय का निर्माण हुआ है।
सबसे बड़ी बात हमारी है कि इसमें प्रथम वर्ण होगा वो हलंत होगा और जो द्वितीय व्यंजन होगा स्वर के साथ होगा। इस प्रकार से हमारे 33 व्यंजन माने गए हैं, केवल यहीं तक व्यंजन माने गए। इन दो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये आगत स्वर है, अन्य भाषा से आए हुए स्वर है, इसके बारे में व्यंजन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, इन दो को हटा दो तो ये 33 व्यंजन हो जाएंगे। ये हमारे 33 व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन है। इनको व्यंजन क्यों नहीं गिना गया है, कारण क्या है कि ये व्यंजन पहले ही आ चुके हैं। देखो क है जो क्या पहले आ चुका है, स है जो स पहले आ चुका है, त है जो पहले आ चुका है, र भी आ चुका है, ज है जो पहले आ चुका है तथा ये है जो भी पहले आ चुका है। इसी प्रकार से स है, स हमारा पहले आ चुका है, र है, र भी आ चुका है। इस प्रकार से ये व्यंजन पहले आने की वजह से इन्हें फिर से नहीं गिनाया गया, केवल ये दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन का नाम दिया गया। अब इन व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि व्यंजनों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यंजनों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण व्यंजनों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन, पहला है स्पर्शी व्यंजन, साथ साथ हम अध्ययन भी करते चलेंगे। स्पर्शी व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी फेफड़ों से उठने वाली वायु हमारे वाग यंत्र के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हो, ऐसे व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और ये व्यंजन कैसे लेकर मैं तक सभी स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं, यानी क वर्ग से लेकर क वर्ग 5 वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग, तो इस क वर्ग से लेकर मैं तक जितने भी व्यंजन होंगे वो स्पर्शी व्यंजन माने जाएंगे। लेकिन तो हमारी इसमें भी हमारे विद्वानों में मतभेद है कि कोई कैसे लेकर मैं तक मानता है और कोई इनमें से मानता है केवल 4 व्यंजन को, क वर्ग के 4 व्यंजन, च वर्ग के 4 व्यंजन, क वर्ग के, च वर्ग के 4 व्यंजन, च वर्ग के 4 व्यंजन, ट वर्ग के 4 व्यंजन और प वर्ग के 4 व्यंजन और प वर्ग के 4 व्यंजन। इस प्रकार से इन्हें 4 व्यंजन 16 व्यंजन ही मानते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऑप्शन में 25 तथा 16 है, 25 तथा 16 है, तो हमारे सामने समस्या है कि हमें 25 उत्तर करना है या 16 उत्तर करना है। देखो अगर 25 और 16 दोनों आते हैं तो हम इस 16 को चूज करना है, 16 व्यंजन ही बताने, और अगर 25 आ रहे हैं तो हमें पूरे 25 बताने। तो इस प्रकार से कैसे लेकर मैं वर्ग तक स्पर्शी व्यंजन होंगे, क्योंकि इसमें जो पंचम वर्ण है, नासिकीय ध्वनि है, उसको अलग कर दिया गया है। इस वजह से हम नासिकीय ध्वनि को स्पर्शी व्यंजन नहीं माना गया। वास्तविकता से नासिकीय ध्वनि भी स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। अगला है दूसरा वर्गीकरण स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी फेफड़ों से उठने वाली वायु का अपेक्षाकृत भाग यानी पहले वाला भाग स्पर्शी तथा उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता हो, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे व्यंजन ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से उठने वाली वायु का अपेक्षाकृत भाग यानी पहले वाला भाग स्पर्शी हो तथा उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता हो, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 5 मानी
गई है। देखो वैसे इडली 4 ही मानी जाती है, लेकिन मूल रूप से 5 ही मानेंगे हम। इसमें आ जाएगा च, छ, ज और झ। यह भी होता है, लेकिन इसे अलग से नासिकीय ध्वनियों में गिन लिया गया है, इस वजह से इसे हम नहीं मान रहे, लेकिन 5 ही मानेंगे हम यहाँ पे। अगला है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में हो जाएगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे वाग यंत्र के, वाग यंत्र मुख्य, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे वाग यंत्र के 2 अवयव इतने पास पास आ जाते हैं कि वायु को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता हो, ऐसे व्यंजनों को या ऐसी व्यंजन ध्वनियों को संघर्षी व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे वाग यंत्र के 2 अवयव पास पास आ जाते हैं और वायु को बाहर निकलने में संघर्ष करना होता है, ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। देखो इसमें से और है, यानी इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी वायु को, फेफड़ों से उठने वाली वायु को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है, इस वजह से इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और जब वायु बाहर निकलती है तो घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जब मुख से वायु बाहर निकलती है तो एक घर्षण के साथ बाहर निकलती है, इस वजह से इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, अभी मैं बोल रहा हूं स, यानी फेफड़ों से पहले हमने फेफड़ों में पहले वायु भरी, हवा भरी, और उसके बाद में हमने जिह्वा को, अपने कंठ को पूर्ण रूप से बंद कर लिया और एक साथ छोड़ रहे हैं और वायु संघर्ष करते हुए ये बाहर निकल रही है, घर्षण के साथ बाहर निकल रही है। और जब वायु घर्षण के साथ बाहर निकल रही है तो वायु में ऊष्मा पैदा हो रही है, इस वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए जैसे से है, से और है, इस प्रकार से इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगला है इसमें संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन, ये ध्वनियां, यानी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु को संघर्ष नहीं करना पड़ता हो या जिनका उच्चारण स्वरों की ध्वनियों की तरह होता हो, ऐसे व्यंजनों को संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है, या इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, या इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। देखो ये है केवल यह और वह, यह और वह बोलकर देखो, यह वह, कहीं भी वायु को वाग यंत्र से या मुख से बाहर निकलने में संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, तो इस वजह से इन्हें संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर की तरह हो रहा है, इस वजह से इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये हमारे व्यंजन है संघर्षहीन, केवल 2 ही व्यंजन है, ये और वे, और इन्हें ईषत् स्वर भी कहा जाता है। इन्हें ईषत् स्वर भी कहा जाता है, ईषत् स्वर भी कहा, ईषत् व्यंजन भी कहा जाता है, स्वर नहीं, इन्हें ईषत् व्यंजन भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे व्यंजनों के 4 प्रकार होंगे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अन्यथा इधर मैं बढ़ा देता हूँ। अगला है प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित। जिन व्यंजनों के उच्चारण, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी
वायु या हमारे वाग यंत्र में कंपन होता हो या जिह्वा लुढ़क जाती हो, ऐसे व्यंजनों को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा में कंपन होता हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा में कंपन होता हो या जिह्वा 2-3 बार लुढ़क जाती हो, इस वजह से इन व्यंजनों को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। और केवल एक व्यंजन है जो है रे, एक व्यंजन है जो है रे। देखो रे का उच्चारण कर रहे हैं रे, तो जिह्वा 2-3 बार कंपन कर रही है रे, तो ऐसे 2-3 बार कंपन हो रहा है और कंपन के साथ बार बार ऊपर नीचे लुढ़क रही है, इस वजह से इन्हें प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा में कंपन होता हो तथा बार बार लुढ़कती हो या 2-3 बार लुढ़कती हो, तो ऐसे व्यंजनों को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। अगला है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है बगल, बगल। पार्श्विक का मतलब होता है बगल। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा या फेफड़ों से उठने वाली वायु जिह्वा के पार्श्व भाग यानी बगल से निकल जाती हो, ऐसे व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यानी फेफड़ों से उठने वाली वायु जिह्वा के पार्श्व यानी बगल से निकल जाती हो, ऐसे व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। एक ही स्वर है, एक ही व्यंजन है, वो है ल। देखो ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मसोड़ों के पास या तालव्य के पास आकर रुक जाती है या लग जाती है, और जो वायु फेफड़ों से उठने वाली वायु है जो हमारे वाग यंत्र से जब निकलती है तो जिह्वा के पास यानी बगल से निकल जाती है, जिह्वा हमारी ऐसे खड़ी रहती है, तो जिह्वा के पार्श्व भाग से निकलने की वजह से इन्हें पार्श्विक स्वर कहा, पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। ये है ल। अब अगला है हमारा सातवां उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात। अभी मैंने आपको बताया था, यानी उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा झटके के साथ नीचे गिरती हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा झटके के साथ नीचे गिरती हो, उन्हें क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। दूसरे आधार पर ताड़न जात, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा पहले टाइट हो जाती है तथा फिर झटके के साथ नीचे गिरती है, तो ऐसे व्यंजनों को क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं अड़ै, अड़ै, देखो पहले हम जिह्वा को उलट लेते हैं, जिह्वा हमारी उलट जाती है, पीछे की ओर उलट जाती है, फिर झटके के साथ नीचे भगा रहे हैं जिह्वा को, फिर तब इसका उच्चारण हो रहा है अड़ै। देखो अड़ै, अड़ै, तो इस प्रकार से क्षिप्त यानी झटके के साथ नीचे गिरे हैं, जिह्वा को फेंक रहे हैं अड़ै और अड़ै और अड़ै। इस प्रकार से ये क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहलाता है। इन्हीं व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें आगत व्यंजन भी कहा जाता है, आगत व्यंजन भी कहा जाता है। कारण क्या है इनका द्विगुण, यानी इसमें इसमें हिंदी तथा फारसी भाषा के दोनों के गुण है। क्योंकि देखो नीचे ये ड है, हमारी हिंदी में इसे ड कहते हैं, और जो फारसी में भी ये ड है, और ड के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता है जो बिंदी है इसे नुक्ता कहा जाता है, तो इसका उच्चारण हो गया ड, इसका उच्चारण हो गया ड, और हमारी हिंदी में इसे कह रहे हैं ड, और यहाँ हो गया अड़े, हिंदी में कह रहे हैं ड, और यहाँ अब वो बोल रहे हैं, इसका उच्चारण वर्तमान में कर रहे हैं नुक्ता लगने के बाद में अड़े, ड, ड।
तो इस प्रकार से क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन इस वजह से कहते हैं ये अन्य भाषा से हमारी हिंदी में आए हैं, इस वजह से इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। और अंतिम है हमारा नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन यानी जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त फेफड़ों से उठने वाली वायु नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती हो, नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती हो, ऐसे व्यंजनों की, ऐसी ध्वनियों को नासकीय ध्वनि कहा जा सकता है। दूसरे रूप में हम कहें कि फेफड़ों से उठने वाली वायु का अपेक्षाकृत भाग नाक से तथा कम भाग मुख से निकलता हो, ऐसी ध्वनियों को नासकीय ध्वनि कहा जाता है। यानी हमारे फेफड़ों से उठने वाली जो वायु है उसमें उसका ज्यादातर भाग तो नाक से बाहर निकलता है, लेकिन थोड़ा बहुत भाग मुख से भी बाहर निकलता है। तो फेफड़ों से उठने वाली वायु का भाग नाक से निकलने की वजह से, अपेक्षाकृत अधिक नाक से निकलने की वजह से इन्हें नासकीय व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 5 मानी गई है। पहला और मैं, इनकी संख्या 5 मानी गई है। तो इस प्रकार से हमारे व्यंजनों को हम अध्ययन की दृष्टि से 8 भागों में बांटते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कैसे लेकर यानी क वर्ग से लेकर मैं तक जितने भी व्यंजन होंगे वो स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारे फेफड़ों से उठने वाली वायु का अपेक्षा करते हैं पहले वाला भाग स्पर्शी तथा बाद वाला उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होगा, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 मानी गई है। और संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारी वायु को वाग यंत्र से बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता हो, ऐसे व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 मानी गई है। स और है। तो इन व्यंजनों को उसमें व्यंजन भी कहा जाता है। फिर चौथा है संघर्षहीन व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी वायु को वाग यंत्र से बाहर निकलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता हो, उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। तथा इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। तथा इन स्वरों का उच्चारण स्वरों की तरह होने की वजह से इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है तथा इन्हें ईषद स्वर भी कहा जाता है। वायु में कंपन या हमारी जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता हो तथा जिह्वा लुढ़कती हो, ऐसे व्यंजन को लुढ़कित तथा प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में अपेक्षाकृत वायु का भाग जिह्वा के बगल या पास से निकल जाता हो, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 1 है जो है लय। क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके के साथ गिरती हो, उन्हें क्षिप्त तथा ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। नासकीय व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख तथा नाक या अपेक्षाकृत यानी वायु का अत्यधिक भाग नाक से तथा कम भाग मुख से निकलता हो, ऐसे व्यंजन को नासकीय व्यंजन कहा जाता है। ये हमारे व्यंजन है। अब अगली है संयुक्त व्यंजन। मैंने बताया अभी आपको, इसका एक भाग और लिख लो, संयुक्त व्यंजन। अभी बताया इनकी संख्या 4 मानी गई है, जो क्षय त्रय ज्ञ और श्रय। देखो ये क्रय और स से मिलकर बना है। पहले वाला व्यंजन हलंत होगा, दूसरे वाला स्वर के साथ होगा। ये है तय तथा र, ये है जय तथा य, और ये है स तथा र से मिलकर बने। इस प्रकार से इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब हमारा आखिरी भाग हो गया है स्वर तंत्रिका के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। स्वर तंत्रिका के आधार पर भी व्यंजनों को बांटा गया। जिस प्रकार से स्वर तंत्रिका के आधार पर हमने स्वरों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से स्वर तंत्रिका के आधार पर हम व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वर तंत्रिका के आधार पर जिस प्रकार से स्वरों को 2 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को भी 2 भागों में
गया है। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा स्वर तंत्रिका के आधार पर, स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणत्व के आधार पर, दूसरा है कंपन के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। इधर कंपन के आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एघोष या जपित, दूसरा है सघोष या घोष व्यंजन। इस प्रकार से स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणत्व के आधार पर, दूसरा है कंपन के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण तथा महाप्राण। और कंपन के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एघोष या जपित तथा सघोष या घोष व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम प्राण वालों की आवश्यकता होती हो, ऐसे व्यंजनों को अल्पप्राण कहा जाता है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें अधिक प्राण वालों की आवश्यकता होती हो, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। कंपन के आधार पर दो भागों में एघोष तथा जपित, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता हो, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता हो, उन व्यंजनों को एघोष व्यंजन कहा जाता है। देखिए अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अल्पप्राण में आ जाएंगे, इसको पूरा अल्पप्राण में होंगे हमारे सभी वर्गों के, यानी क वर्ग ले लो, च वर्ग ले लो, ट वर्ग ले लो, त वर्ग ले लो और प वर्ग, यानी इन सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। यानी हमें इन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राण वालों की आवश्यकता होती है। क वर्ग का भी पहला यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी न। इसी प्रकार से च वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा यानी च तथा ज और य। ट वर्ग का भी तीसरा, पहला, तीसरा और पंचम यानी ट, ड और ण। ट वर्ग का भी पहला, तीसरा और पंचम यानी ट, ड और न। और ट वर्ग का भी पहला, तीसरा और पंचम जो है ट, ड और न। इसके साथ में आ जाएंगे हमारे य, र, ल, व। ये भी हमारे महाप्राण, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती हो, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग क्या है? 5 वर्ग है हमारे पास। वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। वर्ग कितने हैं? 5 हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे बात करें के वर्ग का ख और घ, इसी प्रकार से च वर्ग का छ और झ, इसी प्रकार से ट वर्ग का थ और ड, इसी प्रकार से त वर्ग का थ और ध, और इसी प्रकार से ट वर्ग का ध
और भ, यानी इस प्रकार से हमारे इन्हें व्यंजनों महाप्राण ध्वनियां कहेंगे। दूसरा और चौथा, इसके साथ में महाप्राण ध्वनियों में आ जाएंगे से और है, से और है, ये भी महाप्राण ध्वनियां कहलाती है। यानी अल्पप्राण, यानी हमें जिन कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ी, देखो कै बोल रहे हैं, एक उदाहरण समझाते हैं, कै बोलते हैं, कै हमें कम प्राण वायु की आवश्यकता, यानी हमें फेफड़ों में कम वायु भरने की आवश्यकता पड़ती है। देखो कै, और ख बोलने के लिए पहले हमें कंठ को बंद करना पड़ता है, वायु अधिक कै की तुलना में वायु हमें अधिक भरनी होती है फेफड़ों में, इसके लिए इस वायु के आधार पर इन्हें अल्पप्राण तथा महाप्राण ध्वनियां कहा गया है। जैसे कै और ख, जैसे ग और ग और ग, इस आधार पर ये अल्पप्राण तथा महाप्राण ध्वनियां मानी गई। कंपन के आधार पर भी स्वर को दो भागों में बांटा गया है। कंपन के आधार पर जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता हो, कंपन नहीं होता हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है या जपित व्यंजन कहा जाता है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता हो, उन्हें सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहा जाता है। देखो अघोष व्यंजन कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का, यानी वर्ग कितने बताए हैं? 5 वर्ग, के वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष व्यंजन होता है, यानी इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। जैसे क और ख, प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होगा वो अघोष या जपित व्यंजन होगा। साथ में से और से, साथ में होगा से और से। इसी प्रकार से जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता हो, उन व्यंजनों को सघोष या घोष व्यंजन कहा जाता है। और इसमें भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण, तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण होगा। साथ में ये, रे, ले, वे और है। इस प्रकार से ये अल्पप्राण सघोष ध्वनियां होंगी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम, साथ में ये, रे, ले, वे और है। इनमें ये जो व्यंजन ध्वनियां हैं ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला कै, हमारी यहाँ स्वर तंत्रिका में कोई कंपन नहीं हुआ, लेकिन जैसे बोला ग तो यहाँ हमें गुदगुदी सी होने लग जाती है, ग। उसी प्रकार से ख बोला, केवल हमें कंठ को बंद करने की आवश्यकता पड़ी और अधिक प्राण वायु भरने की आवश्यकता पड़ी, हमारी स्वर तंत्रिका में कहीं कंपन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बोलेंगे ग तो हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न हो रहा है। इस आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया। अब हमारी अगली क्लास होगी जिसमें हम व्यंजनों का उच्चारण स्तर पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा उच्चारण स्तर के बाद कल ही हमारा जो टॉपिक होगा संधि का टॉपिक होगा, संधि हम पढ़ेंगे। नमस्कार।